चलो देखो, आज हमारा अध्याय 2 होगा, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद। दो बहुपद के बहुत सारे प्रकार देखे थे, जिसमें दो तरह से हम लोग देखते थे। एक किसके अनुसार से देख रहे थे, पद के अनुसार से। पद के अनुसार से जो था वो पहला क्या था, एक पदी बहुपद, दूसरा था द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी बहुपद। ठीक, उसी तरह हम लोग देखे थे घात के अनुसार से, तो एक घाती बहुपद जिसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा था हमारा द्विघाती बहुपद और तीसरा था त्रिघात बहुपद। ठीक ना। लेकिन ये सब जितने भी बहुपद थे, सब के सब में कितने चर थे, केवल और केवल एक चर था। यानी ये सब के सब कितना, एक चर वाला बहुपद था, एक चर वाला। अब एक चर क्या है, दो चर क्या है, बाद में अथी करेंगे, पहले अब देख लेते हैं। एक पदी बहुपद में क्या था कि मान लिया जाए इस तरह से हम लिखते, इस पे पावर कितनों दे दे, ये दे, सभी के सभी एक पदी बहुपद है। अगर द्विपदी बहुपद की बात करें तो एक्स और प्लस बी एक्स या ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स, ये जो है हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद, क्योंकि दो ही पद दिख रहा है। अब पद को हम प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग करते हैं, प्लस या माइनस के चिन्ह से। जैसे ऊपर वाला हम देखें ए एक्स स्क्वायर है तो एक पद का हो गया, ए एक्स क्यू है एक पद का। यहाँ ए एक्स स्क्वायर कोमा नहीं बल्कि प्लस बी एक्स, इसका मतलब प्लस से जुड़ रहा है तो दो पद हो गया। यहाँ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स है, ये भी दो पद हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे माइनस कर दे तो भी मेरा दो ही पद होगा, क्योंकि पद को अलग करते हैं प्लस या माइनस के चिन्ह से, और बहुपद को अलग कर देते हैं कोमा के चिन्ह से। क्लियर ना। बात करते हैं त्रिपदी बहुपद का, तो इसमें मेरा मान लेते हैं ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो ये सब के सब मेरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। लेकिन अगर बात करें रैखिक बहुपद का, तो इसमें हम पद को नहीं बल्कि इस पे जो चर होता है, चर के पावर को देखते हैं, चर के पावर को देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चर का पावर क्या होता है, चर का पावर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर क्या है। तो चर वैसी संख्या है जिसका मान किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। चर वैसी संख्या है जिसका मान किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। लेकिन अचर की बात करें तो वो अचर एक ऐसा संख्या होता है जिसका मान क्या हमेशा बदलता रहता है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, 5 प्लस 7 करते हैं तो 12 आ गया ना। तो यहाँ पर चर का मान क्या हो, सॉरी अचर है ये, तो अचर का मान क्या है, चेंज हो रहा है। पहले 5 7 दोनों ऐड होकर के 12 हो गया। वही अगर हम करें x प्लस x तो हो जाएगा 2x। x का देखो x ही रह गया, इसका जो जुटा या घटा संख्या हुआ, यानी अचर हुआ। समझ में आ रहा है ना। x से y तो नहीं बन गया ना, x से a तो नहीं बन गया ना, x का x ही है। यानी कि चर जो है वो कभी भी किसी भी मान किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है। क्लियर। और अचर की बात करें तो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हम अचर के घात को नहीं देखते। जिससे मान लीजिए इसके घात को देखें, सपोज दैट 5 पे पावर 1 जो 7 पे पावर 2, क्या ये भी 12 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 7 का पहले पावर जो 2 है, 7 का जो स्क्वायर हम पहले उसको निकालेंगे ना, तब हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ देखना क्या है कि इसका घात जो है निश्चित नहीं है, क्योंकि हम इसको अगर 49 लिख दें तो इस पे पावर 1 हो जाएगा। ये देखो दोनों चीज एक ही है, 7 पे स्क्वायर लिखे या 49 लिखे, दोनों एक ही चीज लिखे हैं। लेकिन इस पे 7 लिखते हैं तो उसमें पावर 2 देना पड़ता है, 49 लिखते हैं तो पावर 1 देना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर लिखें तो क्या x प्लस एक्स इस तरह से लिख सकते हैं इसको, नहीं, किसी भी सूरत में ही नहीं होगा। समझ में आया ना। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू एक्स, चूंकि इस पे पावर का गुना में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो हम यहाँ इसका पावर पे देख रहे हैं ना, लेकिन इसका पावर पे तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि इस पे 2 है पावर तो 2 वाला के साथ जुटेगा, 1 पावर है तो 1 वाला के साथ जुटेगा, ऐसा होता है। लेकिन इसमें तो ही होगा कि x पे पावर स्क्वायर है तो कितनों x क्यों ना आ जाए, x क्यू ले ले, x 4 ले ले, लेकिन जुटेगा उसी से जो x स्क्वायर के रूप में होगा। हाँ, x 4 जुट सकता है, लेकिन कब, जब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से होगा तब। तो उसमें भी मेरा x स्क्वायर दोनों में मिलेगा तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। क्लियर हो ना। तो हम देखते हैं किसको है, घात वाले के अनुसार से। ठीक है। अब इसका समीकरण फिर होता है, ये सब जितने भी बहुपद हैं सभी बहुपद का समीकरण होता है। समीकरण में हम क्या करते हैं, जिसे हम मान लेते हैं कि बात कर, सबसे पहले यहाँ रैखिक बहुपद था। हाँ, द्विघात बहुपद में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यानी कि इसका जो घात है सबसे बड़ा घात को देखते हैं। याद रखना किसी भी बहुपद में अगर उसका घात पूछेगा तो जो सबसे बड़ा होगा चर पे पावर, चर पे जो सबसे बड़ी पावर होगी वही होगा हमारा द्विघात बहुपद। जैसे कि एग्जांपल देते हैं 7q(x² प्लस 9⁵x प्लस 6। तो बताइए कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। कैसे? ये कैसे द्विघात बहुपद है हम समझते हैं। देखना यहाँ 7 पर पावर जो q है ये रियल में चर पे पावर है, जबकि हम चर पे पावर देखते हैं। अब 7 पे पावर जो q है हम इसे लिख सकते हैं, चलो देखो यहाँ पर 7 पे पावर जो q है हम इसको लिख सकते हैं 343x² प्लस 9 पर जो पावर 5 है हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 और इतना इंटू x प्लस 6। लेकिन क्या अगर x पे पावर स्क्वायर है तो कभी भी हम इसको x इंटू एक्स करके कहीं लिखते हैं? क्योंकि अगर लिखेंगे भी तो आपस में हर हाल में जोड़ ही लेगा और ये बन जाएगा x²। लेकिन इस सब का तो अलग मान आता है, लेकिन इसका किसी भी सूरत में बदलेगा नहीं। तो हम जब भी देखेंगे तो इसके अनुसार से देखेंगे। क्लियर हो ना? यानी इस तरह से दे भी दे मेरा बहुपद तो हम 7 पे पावर 9 पे पावर 6 पे पावर हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब तो चेंज हो रहा है ना। जैसे देखो 7 का q 343 में बदल गया, लेकिन x² तो मेरा नहीं बदल रहा है। तो हम x² वाले को देखेंगे, यानी कि चर वाले को देखेंगे, चर वाले को देखेंगे। क्लियर? अगला हमारा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस तरह हाँ, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी सूरत में a = 0 होना चाहिए, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर a 0 हो जाता है तो 0 गुना कुछ भी 0 तो बच जाएगा bx² प्लस cx प्लस d। इसका मतलब स्क्वायर सबसे बड़ा घात तो 2 हो जाएगा ना। इसीलिए b 0 होगा चलेगा, c 0 होगा चलेगा, d 0 होगा चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं ये सब बहुपद है। तो अभी तक जो हम लोग सब देख रहे थे वो क्या था? बहुपद था। अब हम देखते हैं इसका समीकरण। तो ये मेरा रैखिक बहुपद है, हम लिख सकते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ax प्लस b = 0। यानी इक्वल टू जहां जो बराबर में कुछ भी आ गया तो वो समीकरण में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? समीकरण में। यहाँ जरूरी नहीं कि बराबर 0 ही हो, बराबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेंगे बराबर में कुछ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस x की जगह कुछ रखते हैं तो वो उसके क्या होगा? इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, यानी शून्यक आ जाएगा। ठीक ना? तो जब हम बराबर में कुछ लिख देते हैं तब ये समीकरण बन जाता है। बहुपद ये नहीं बल्कि क्या बन जाता है? समीकरण। अब अगर रैखिक बहुपद का समीकरण है तो रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण, त्रिघात बहुपद का समीकरण होगा तो त्रिघात समीकरण। क्लियर? अब हम लोग जो ये देख रहे हैं, लेकिन ये है एक चर वाला एक घात समीकरण, या इसी को कह सकते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक ना? एक चर वाला एक घात समीकरण, चूंकि एक घात को ही हम रैखिक बोलते हैं तो एक घात। अब लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर कहीं दिया रहे दो चर वाला एक घात समीकरण, एक घाती समीकरण, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक घात को ही रैखिक बोलते हैं। ठीक ना? तो अब देखना बस इसमें अंतर थोड़ा सा है कि हम जो अभी तक जानते हैं, जो सीखे हैं, वो एक चर वाला है, लेकिन अब जो आएगा वो दो चर वाला है। तो प्रश्न ये है कि इसमें देखो क्या मेरा चर है? ए और बी चर है? नहीं, ए और बी अचर है, लेकिन एक्स मेरा क्या है? तो अब जो समीकरण आएगा वो इस तरह से हमारा आएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी तो मेरा अचर है, संख्या होगा, लेकिन जो यहाँ एक्स है और जो y है ये मेरा अचर। तो देखो कुल दो अचर हो गया ना, तो इसीलिए इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण जब दिया हुआ है तो हर हाल में बराबर में मेरा कुछ ना कुछ होगा, और ज्यादातर हमारा क्या बराबर में 0 ही रहता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ x और y दोनों का पावर, दोनों का घात, दोनों का डिग्री क्या होगा? 1 होगा। यानी इस पे पावर केवल और केवल 1 रहेगा। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू d।
इक्वल टू 0 हम लेते हैं। अगर इसका बात अगर हम करते हैं तो 2 चर वाला तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चर है उसका सबसे बड़ा घात 2 है। अब देखना यहाँ चर अलग अलग है लेकिन फिर भी सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है ना, ठीक ना। तो इसका अगर इस समीकरण का पूछेगा घात कितना है, डिग्री कितना, कितना हो जाएगा, तो क्लियर हो। हम लोग पहले से देख चुके हैं कि एक घात वाला जो रैखिक समीकरण था उसका केवल और केवल एक हल होता था, लेकिन कंडीशन क्या था वहाँ पर कि चर कितना होता था, केवल और केवल एक ही चर होता था, ठीक ना। स्वयं सिद्धियां किसे कहते हैं, तो स्वयं सिद्धियां हम उसे कहते हैं जो सिद्ध किया हुआ आता है हम उसे मान करके चलते हैं। स्वयं सिद्धियां क्या है कि वो सिद्ध किया हुआ ही आता है और हम उसे मानकर चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ये मेरा कितना लिखा हुआ है, हमें जब से याद है तब से हमें इसको 2 2 2 सिखाता गया है और हम इसे क्या मान के चल रहे हैं, 2। ये 3 है और इसको हम हमेशा 3 मान करके चलते हैं। ऐसा कभी करते हैं कि हम इसको 5 पढ़ देते हैं, नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले से सिद्ध किया हुआ है और हम उसको क्या करते हैं, मान करके चलते हैं। स्वयं सिद्धियां भी वही चीज है कि जो माना हुआ है, यानी कि वो लोग सिद्ध कर दिया और सिद्ध करने के बाद क्या हम लोग को बताया जाता है और हम वही पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, उसके बाद भी वही सब पढ़ेगा। तो देखो, तो ये समानता के स्वयं सिद्धियां। समानता का मतलब क्या होता है, बराबरी। समानता का मतलब क्या होता है, बराबरी, यानी कि दोनों के बीच में क्या बराबर करना है और उसके लिए क्या कुछ स्वयं सिद्धियां दी गई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, ए और बी आपस में बराबर है, ए और बी आपस में बराबर है। सपोज दैट मान लो मेरे पास क्या है, कुल 2 मार्कर है, दोनों की हाइट क्या एक समान है ना। अब हम 1 इंच इसको भी लंबा कर दे और 1 इंच इसको भी लंबा कर दे तो दोनों आपस में बराबर ही रहेगा या छोटा होगा, बराबर ही रहेगा। अब सोच लो हम दोनों की ये जो कवर है, दोनों की जो कवर थी हम दोनों खोल दिए तो क्या ये दोनों हाइट फिर घटेगा बढ़ेगा या बराबर ही रहेगा, बराबर ही रहेगा ना। यानी कहने का मतलब अगर ये दोनों पहले से बराबर हो, समझना इस बात को, अगर ये दोनों पहले से बराबर हो और हम इसके साथ चाहे जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग करें, बराबर ही संख्या से करें, यानी एक ही संख्या से करें तो कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे देख सकते हो यहाँ, देखो यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी पहले से क्या है मेरा, बराबर है। ए और बी दोनों बराबर है तो इसमें भी सी को हम जोड़ दें और इसमें भी सी को, तो सबसे पहले यहाँ ही देखना कि क्या जो हम जोड़ रहे हैं दोनों में क्या वो सेम संख्या है, दोनों में सेम ही है ना। यानी कि हम इसमें भी सी को जोड़ रहे हैं तो इसमें भी सी को जोड़ रहे हैं, बराबर ही जोड़ रहे हैं। तो जब बराबर जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी, देख सकते हो यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस सी और ये हो जाएगा बी प्लस सी। तो क्या दोनों में कोई अंतर भी आएगी, नहीं। यानी ए और बी अगर बराबर है तो ए प्लस सी और बी प्लस सी भी बराबर ही होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखना कि ए नॉट इक्वल टू अगर बी हो और तब दोनों में हम सेम चीज जोड़ेंगे तो इससे जो निकलेगा वो भी मेरा बराबर नहीं होगा। ए प्लस सी नॉट इक्वल टू बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है समझना, ये मेरा 4 है और ये मेरा 4 है, ठीक ना। देखना ये भी मेरा क्या है, 4 है और ये भी मेरा 4 है। अगर हम इसमें भी 2 को जोड़ दें और इसमें भी कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो ये 4 से क्या बन जाएगा, 6 और ये भी 4 से 6। यानी कि जोड़ने से पहले दोनों आपस में बराबर था, 4 4 था, फिर जोड़े दोनों, लेकिन जोड़े तो एक ही नंबर ना, सेम नंबर ना, तो सेम 2 2 ही जोड़े तो दोनों आपस में आने के बाद भी क्या आ गया, बराबर। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि अगर दोनों पहले से बराबर हो और उसमें एक ही चीज जोड़ रहे हैं तो जो बनेगा वो भी मेरा बराबर ही होगा। लेकिन इसमें हम एक चीज फिर ये बता रहे हैं कि अगर ये दोनों पहले से अलग हो, अब बराबर नहीं हो, यानी कि समान नहीं है, तो दोनों में सेम चीज जोड़ेंगे तो वो भी बराबर नहीं होगा, वो भी बराबर नहीं। अब अगर दोनों पहले से बराबर नहीं है और दोनों में अगर अलग अलग चीज जोड़ेंगे तो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं दोनों का हाइट अधिक और कम है, ठीक ना। मान लो इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अगर दोनों में हम 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर, फिर बराबर नहीं रहेगा। लेकिन अब अलग अलग जोड़ते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और इसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 6 7, तो दोनों बराबर हो गया ना। लेकिन बराबर हुआ कब, जब पहले से बराबर नहीं था और जोड़े वो भी बराबर नहीं जोड़े। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। और फिर हम इसको एक चीज और इस तरह भी देखते हैं, जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, घट भी तो सकता है। जैसे मान लो ये मेरा कितना 5 था और ये 6, अब इसमें हम 1 जोड़ेंगे
6 हो जाएगा। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा ना, 6 से 8। तो क्या फिर बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक पहले से 5 है और दूसरा पहले से 6 है, तो बराबर तो नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम अलग अलग जोड़ दे, 2 जोड़ दिए और इसमें 1, तो 5 2 7 और 6 1 7 बराबर आ गया। लेकिन अगर 1 हम इसमें जोड़ दें और 2 इसमें जोड़ दें, तो इस बार जो आएगा वो क्या आएगा? 6 और ये आ जाएगा 8, जो फिर बराबर नहीं होगा। क्लियर ना? तो खैर हमको यहाँ पर ये नहीं पढ़ना था, केवल हमको ये देखना है कि अगर कोई संख्या पहले से बराबर हो और उसमें समान संख्या यानी एक ही संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? बराबर होगा। फिर दूसरा, यदि कोई संख्या पहले से बराबर हो और उसमें समान संख्या को घटा रहे हैं यानी एक ही संख्या को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो भी आपस में क्या होगा? बराबर। जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। मान लेते हैं ये भी 5 है और ये भी मेरा 5। अब इसमें भी 2 को घटा रहे हैं तो इसमें भी कितना घटाएंगे? तो आपस में जो बनेगा वो क्या होगा? बराबर ही होगा ना। उसी तरह अगर पहले से कोई संख्या बराबर हो, समान हो और उसमें गुना कर रहे हैं इस बार, तो भी गुणनफल भी मेरा क्या होगा? समान ही होगा। जैसे मान लो 5 और ये भी 5 तो बराबर है, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, देखो समान संख्या से गुना कर रहे हैं तो 5 दूनी और ये भी 10, तो फिर आपस में क्या हो जाएगा? क्लियर ना? फिर वही चीज अगर ए भी पहले से बराबर है उसमें समान संख्या से भाग दे रहे हैं तो भी मेरा क्या हो जाएगा? बराबर ही आएगा। जिसे कहने का मतलब मान लो ये 10 है तो बराबर 10 होगा, इसमें भी 2 से भाग दिए, इसमें भी 2 से भाग दिए, आ गया मेरा 5 और ये आ गया मेरा 5। तो कहने का मतलब क्या ओवरऑल में कि पहले से अगर 2 चीज आपस में इक्वल है, बराबर है, तो हम इसमें समान संख्या यानी एक ही संख्या, बार बार इस बात को बता रहे, ध्यान देना कि एक ही संख्या को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे या फिर भाग कर दे तो मेरा क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा। क्लियर? लेकिन इसमें एक कंडीशन देखना कि भाग जब हम देंगे तो वहाँ हमको ध्यान रखना होगा कि जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, दोनों समान संख्या से भाग देंगे तो 0 नहीं होना चाहिए। 0 अब प्रश्न ये उठता है कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या में हम जानते हैं 0 से भाग देंगे तो भागफल अनंत आएगी, और अनंत आएगी तो पता तो नहीं चल पाएगा ना। मान लो कोई संख्या 5 10, अभी हम जस्ट देखना इसका हम एग्जाम्पल अभी तुरंत देखे थे कि 10 था तो 10 10 के बराबर होगा, इसमें भी 2 से समान संख्या से भाग दे, दोनों कट के आपस में क्या आ रहा? ये भी बराबर आ गया। लेकिन फिर से देखते हैं 10 ही है, बराबर है। अब बराबर संख्या से भाग देते हैं 0 से ही, तो भागफल क्या आएगा? भागफल अनंत। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 10 से भाग देंगे, सॉरी 0 से भाग देंगे 10 में, 0 से भाग देंगे 10 में, तो देखना हम पहले एक बार में लगाते हैं तो 1 गुना 0 यही करते हैं ना, दोनों के बीच में क्या करते हैं? गुना करते हैं। आखिर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। कैसे? इस चीज को हम जानेंगे। तो देखो 1 से लगाए तो क्या हो जाएगा? 0, बच गया कितना? 1 ही बच जाएगा, हम पहले 1 ही को में करेंगे ना। फिर देखो 2 से लगाएंगे 2 गुना 0 बच गया, फिर 3 से लगाएंगे 3 गुना 0 बच गया। कहने का मतलब क्या है कि जब हम 0 से भाग देंगे तो इसी तरह से क्या होगा? चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट अनंत कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लाख ले करोड़ ले कुछ भी लेंगे, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि देखो तुम कितनों पेट्रोल कितनों तेल घर में जमा कर लो कमाने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी माचिस लगा, पूरा रुपया क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा जल कर। वही चीज यहाँ हो रहा है कि तुम कितनों ले लो भागफल में, लेकिन वो 0 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा? 0। और इस चीज में एक चीज ध्यान देना, जब भी किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो जो मेरा भाज्य दिया हुआ रहता है वही शेष बन करके लौट जाता है। 10 का 10 आ रहा है ना, ये उतारेंगे तो यही बन जाएगा। समझ में आया? यानी ये दिया हुआ संख्या मेरा सुरक्षित ही रह जाता है शेष फल के रूप में। फर्क क्या है कि पहले भाज्य था और लास्ट में जाकर के शेष बन जाता है, लेकिन भागफल अनंत होता है और भाजक 0 हो जाता है। तब ठीक ना? समझ में आया? किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो भागफल अनंत क्यों होता है? तो यही लिए यहाँ पर c बराबर 0 नहीं लिया गया, क्योंकि मान लेते हम c बराबर 0 लेते तो जितना इसका आएगा उतना इसका भी आएगा, लेकिन आएगा कितना? सबसे बड़ा बात तो ये है, आएगा कितना? आएगा तभी तो पता करेंगे कि बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर? अब आगे फिर हम देखते हैं, देखना यहाँ पर अगर a बटा b बराबर हो c बटे d का, यानी कहने का मतलब क्या है कि a बटा b बराबर हो किसके? c बटे d का। तो देखो हम लोग जानते हैं जब दो आपस में इस तरह से रहता है बटे के रूप में, तो हम बराबर के चिन्ह के तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, जिसको हम कैचिया गुना कहते हैं। ठीक है ना? कैचिया गुना कर देते तो उसमें होता क्या है
कि ये तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो ए गुना डी, ए डी, और बीच में कौन सा चिन्ह था, बराबर ना, तो यहाँ भी बराबर होगा, और बी गुना सी, बी सी। तो जब ए बटे बी बराबर था सी बटे डी, तो बराबर होगा ए डी बराबर बी सी। यानी सिंपल सी बात है, कैचिया गुना कर देंगे तो भी मेरा बराबर होगा। अब है काट का नियम। काट नियम क्या है कि यदि कोई दो संख्या का योगफल बराबर हो, दो संख्या का योगफल, और वो दोनों संख्या से हम समान संख्या को हटा दे, समान संख्या को हटा दे, तो जो बचेगा वो दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे देख सकते हो ए प्लस बी था बराबर ए प्लस सी। अब दोनों से ए को हटा रहे, समान संख्या है ना, तो बी बराबर सी बच जाएगा, जो कि आपस में क्या होगा, बराबर। गुना में भी यही कंडीशन होगा कि ए बराबर बी है, सॉरी ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो देखो दोनों मगर ए कट जाएगा तो बी बराबर सी बच जाएगा। क्लियर हो, बी बराबर सी बच जाएगा। जहाँ ए बराबर 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर सब क्या हो जाएगा मेरा 0। फिर से लिखते हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी था ना, हम इस ए को इस तरफ ला देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, और ई ए उठ के आएगा तो माइनस ए बराबर सी, ए कैंसिल तो बी बराबर आ गया, बी बराबर सी। अब नीचे वाले को देखते हैं हम, ए बी बराबर मेरा ए सी था, यहाँ गुना के रूप में है, इधर ला के देंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा ए बी बटे ए बराबर सी, ए खत्म, बच गया बी बराबर सी, बच गया ना। तो देखो अब हम पहचानना सीखेंगे कि दिया हुआ जो समीकरण है वो हमारा रैखिक समीकरण है या नहीं, यानी एक घातीय समीकरण है या। तो देखना यहाँ पर क्या ये मेरा एक घातीय समीकरण है, एक घातीय यानी रैखिक है या नहीं है। एक नंबर वाला है, नहीं है, एक नंबर वाला भी नहीं है, क्योंकि देखना यहाँ पर ये जो मेरा दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 8। हम पहले ही बता चुके समीकरण जो भी होगा, चाहे हम बात करते हैं रैखिक का, ये भी तो बराबर में 0 होगा, यानी वैसा संख्या होगा जो इसका शून्यक हो सके, ठीक ना। तो देखना यहाँ पर यहाँ x अगर हम इस तरफ ला देंगे तो बन जाएगा x प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 8, x कैंसिल, बच गया 10, और 8 को इधर ला देंगे तो माइनस 8 बराबर 0, यानी 2 बराबर 0। तो क्या ये रैखिक समीकरण है, नहीं है ना, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। हमें ये पहचानना पड़ता है कि रैखिक समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर क्या ये होगा बराबर, डायरेक्ट समझ जाना कि बराबर के इस तरफ जो है, बराबर के अगर वही तरफ है, बराबर के जो इस तरफ है और बराबर के जो उस तरफ है, दोनों का चिन्ह भी सेम होना चाहिए और घात भी सेम है, इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब वो क्योंकि इधर से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में आया तो खत्म हो ही जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरफ भी एक्स, इस तरफ भी एक्स, दोनों का सेम चिन्ह और सेम पावर, तो कहानी खत्म, तो ये बचेगा नहीं। अगला हमारा, चलो आगे देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं इससे पहले एक फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम इस तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखना हम मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये गुना होगा प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, इधर है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2 गुना एक्स 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कैंसिल कर देगा बराबर 0 बच जाएगा। क्या ये है मेरा रैखिक समीकरण, नहीं है ना। अगला इसको देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, सॉरी 1 है यहाँ पर ही और वहाँ 2, तो इधर मेरा क्या है 4x, इसको लेके जाएंगे माइनस 2x प्लस 2, ये आएगा माइनस 1 और इधर बच जाएगा मेरा 0, क्योंकि सब उठा करके उस तरफ दे दिए ना। तो देखना 4 में 2 घटेगा बचेगा 2x, 2 में 1 घटेगा प्लस 1 बराबर 0। क्या ये मेरे रैखिक समीकरण है, हाँ है, क्योंकि यहाँ जो x है उस पे पावर 1 हो। तो समझ में आया रैखिक समीकरण पहचानेंगे किस तरह से, क्लियर। चलो देखो, तो अब जितने भी दिए हुए रहेंगे सब में 2 समीकरण होगा, ठीक ना।
अब जितना भी हमको क्वेश्चन बनाने के लिए वो देगा उसमें कुल कितना समीकरण देगा, 2 समीकरण देगा और दोनों बनाने के लिए बोलेगा। किसी भी विधि से बोल सकता है बनाने के लिए। तो बनाने का कुल मुख्य रूप से हम लोग 5 विधि को यूज करते हैं, जिसमें पहला है तुलनात्मक विधि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय कंप्रेसिंग। अगला है प्रतिस्थापन विधि, यानी बाय सब्स्टिट्यूशन। अगला है फिर लुप्तीकरण विधि, यानी बाय इल्यूमिनेशन। फिर वज्र गुणन विधि, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और फिर है 5वां अनुपात निर्णय विधि, यानी रेशियो डिटर्मिनेशन। इसमें करते क्या है देखना, 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, दोनों रैखिक समीकरण ही रहेगा, उसमें से बोलेगा कि आप वज्र गुणन विधि के द्वारा इसका हल निकालिए या अनुपात निर्णय विधि। तो प्रश्न क्या है कि एक को सीख करके भी हम सबको बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए हम सीखते हैं तुलनात्मक विधि से बनाने के लिए और क्वेश्चन में पूछ दे वज्र गुणन विधि से, तो बनाने का भी कोई ज्यादा फायदा हमको होने वाला ना है, इसलिए सीखना पड़ेगा 5 विधि। जिसमें से क्या है कि देखो यहाँ पे अनुपात निर्णय विधि जो है लुप्तीकरण का ही दूसरा रूप है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अनुपात निर्णय विधि भी ज्यादातर लगभग लुप्तीकरण विधि के जैसा ही होगा, इसमें बस थोड़ा सा हल्का अलग होता है। और अनुपात निर्णय विधि में जो है समीकरण से हम अचर पद को लुप्त कर देते हैं, अचर पद को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक ना। अब तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, मान लेते हैं 2 समीकरण में रहते हैं, जिसे मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज ये कंफर्म हो जाना कि इसमें जितने भी बहुपद हमको जितने भी समीकरण दिए हुए रहेंगे सभी के सभी 2 चर वाला होगा। जैसे x और y यहाँ देख सकते हैं 2 चर होगा, उसी तरह कोई भी एक चर वाले नहीं, सबके सब 2 चर वाले होंगे। जैसे ax प्लस by बराबर c बराबर 0। मान लो दूसरा दिया हुआ है dx प्लस e प्लस f इक्वल टू 0। तो तुलनात्मक विधि की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक में क्या करते हैं, हम दोनों से x या y का मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हम इसमें x का मान निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ देखना, तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि ax बराबर b और c दोनों को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस by माइनस c, और ax जो है ये गुना से चल जाएगा भाग में, होगा ना। उसी तरह यहाँ देखना क्या होगा, dx बराबर ey को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस ey, f को भेजेंगे तो माइनस f, और d जो है गुना में ही चल जाएगा भाग में। तो देखोगे कि दोनों में x को निकाल दिए हैं बाहर। अब सोचो, पहले भी बता चुके हैं, हम इस तरफ को बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ को बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ के तरफ वाले को बोलते हैं और राइट हैंड साइड दाहिने हाथ वाले को बोलते हैं, ठीक ना। देखना अब इधर दोनों का देखो LHS बराबर है XX, तो निश्चित है कि जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो फिर क्या हम कर देंगे इसको माइनस by माइनस cy, यानी कि माइनस by माइनस cy बराबर मेरा हो जाएगा माइनस ey माइनस fy d। तो यहाँ से मेरा y का मान निकल जाएगा। y का मान को फिर हम समीकरण में अगर रख देते हो तो मेरा यहाँ से x का मान मान लो इसी में रख देंगे y का मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा तुलनात्मक विधि था। देख सकते हो इसमें हम दो को बीच तुलना कर रहे हैं, x और x तुलना कर रहे हैं, तो दोनों को हटा करके दोनों के बीच बराबर कर दिए, और बराबर करने को ही हम तुलना करते हैं। कहें भी इससे पहले से समानता में भी कि हम दोनों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक ना। अगला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरा समीकरण दिया हुआ है, एक x का मान निकाल दिए ना। अब क्या करेंगे, यहाँ x के जगह पे मान टोटल ला के रख देंगे। x का मान जब रख देंगे तो देखो यहाँ y और ये भी y, तो इससे भी मेरा y ही निकल जाएगा। यानी कि प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक को विस्थापित कर देते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, तो उसमें भी यही देख रहे थे कि जो शक्तिशाली था वो कम वाले क्या करते, प्रतिस्थापित कर देता, निकाल दे रहा था। लेकिन यहाँ कोई शक्तिशाली और कमजोर नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होता है, अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो x को पुट करेंगे, और मान लो y निकालते तो y को ला करके यहाँ पुट कर देते। क्लियर ना। अगला है हमारा लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों को बराबर करके लुप्त कर देते हैं। तो लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं, दोनों को बराबर करके लुप्त कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लो किस तरह से है, जिससे कि देखना यहाँ पर क्या ये दोनों आपस में कभी भी खत्म हो सकता है, नहीं होगा। अगर हम किसी को खत्म, जैसे x अक्ष वाले के y, किसी एक को तो खत्म करना पड़ेगा चर को। अगर x को खत्म करना है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, d से गुना कर देंगे, x वाले के गुणांक से। देखना यहाँ पर अगर x को खत्म करना है तो x वाले के गुणांक से क्या कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे वाले में गुना कर देंगे।
जिसे नीचे वाला का देखते थे, इसका x का गुणांक क्या है d, तो ऊपर वाले में d से गुना कर देंगे और ऊपर वाले में x का गुणांक क्या है, तो इसमें a से गुना कर देंगे। अब देखना यहाँ पर ही d से जो गुना किया उस सब में गुना होगा, ठीक है ना। तो देखो a गुना d हो जाएगा मेरा, देखना यहाँ पर a को जब हम d से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ad इंटू एक्स प्लस फिर होगा मेरा b गुना d bd y, फिर c को जब d से गुना कर देंगे तो cd होगा ना। अब बराबर 0 गुना d 0 ही रह जाएगा। उसी तरह यहाँ देखना a गुना d ad आई इंटू एक्स, फिर e गुना d a e y और प्लस f गुना a f, अब बराबर 0 गुना है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ b है a है d है c है, c है a है d है f है, लेकिन यहाँ a d d x x मिल रहा है ना। बस क्या कर देंगे, केवल चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह चेंज करते हैं नीचे वाले के अनुसार से, प्लस से माइनस होगा, प्लस से माइनस होगा, प्लस से माइनस होगा, प्लस से माइनस, खत्म हो गया। बस यही इसी को हम बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। देखो यहाँ से x x खत्म, x लुप्त हो जाएगा, केवल y का मान बचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण विधि। हम ज्यादातर जो हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो ज्यादा बनाते हैं इसी विधि से बनाते हैं, लुप्तीकरण विधि से। अगला है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि में क्या करते हैं हम, देखो मान लीजिए इस तरह का समीकरण मेरा दिया हुआ था ना, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं x y 1, फिर लिखेंगे x y 1। तो देखना यहाँ पर x y 1, इसका कोफिशिएंट इसके नीचे लिखते हैं। चलो देखना यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ ये लिख दें, फिर x का कोफिशिएंट इसमें d है, फिर y का कोफिशिएंट यहाँ b है, y का कोफिशिएंट यहाँ e है, फिर एक का अनेक मतलब अचर पद, एक का अनेक मतलब अचर पद, तो अचर पद का कोफिशिएंट c है और यहाँ अचर पद का कोफिशिएंट। हाँ, इसमें एक चीज ये ध्यान देना कि अचर पद भी मेरा बराबर का उधर नहीं होना चाहिए। अगर उधर है तो इधर ला देंगे और बराबर के उस तरफ केवल और केवल 0 बचना चाहिए। क्लियर हो ना। अब देखना यहाँ पर इस तरह से हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक घर को छोड़कर हम यहाँ x मान लेते हैं, ये मेरा y मानते हैं और इधर फिर 1 मानते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, फिर एक बार x का मान लिखते हैं, जिसे a और d होगा, x का कोफिशिएंट होगा ना। अब इसके बीच में क्या कर देते हैं, हम गुना कर देते हैं। देखना इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा बी एफ, अब माइनस फिर क्या हो जाएगा, सी को जब ई से गुना करेंगे तो सी, फिर ये मेरा किसका था, एक्स का था, एक्स वाला का था ना, तो एक्स फिर बराबर ये वाई है, वाई में सी को गुना करेंगे डी से सी डी, माइनस ए को गुना करेंगे एफ से ए एफ। फिर एक के लिए हम क्या करते हैं, फिर यही लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ई जस्ट ये बन जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब यहाँ 1 हो जाएगा तुम्हारा, फिर ए को गुना करोगे ई से, इस तरह से हम बनाते हैं, जो कि ये कहलाता है मेरा वज्र गुणन विधि। जब हम बनाएंगे तो इसको देखेंगे। फिर अगला है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि में हम क्या करते हैं, अचर पद को केवल बराबर करके खत्म कर देते हैं, अचर पद को बराबर करके खत्म। यहाँ देखना लुप्तीकरण विधि में क्या किए थे, या तो x वाले को या y वाले को बराबर करके खत्म किए थे, देख सकते हो x वाला खत्म। लेकिन अनुपात में क्या करेंगे, x y को रहने देंगे, जो अचर पद होगा उसको बराबर करके गुना कर देंगे। जिसे देख सकते हो यहाँ c है और यहाँ f है, इसमें f से गुना कर देंगे और इसमें c से, तो निश्चित ही c f से गुना होकर c f हो जाएगा और यहाँ f c से गुना होकर c f, खत्म हो जाएगा। और फिर इसको अनुपात में लिख देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा अनुपात निर्णय विधि। नेक्स्ट डे जब हम देखेंगे तो एक समीकरण लेंगे और उससे 5 को क्या करेंगे, बनाने का तरीका। क्लियर हो।